नमस्कार। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम भाग के बारे में विस्तृत रूप से हम जानकारी दे चुके हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव, उसका सीमा विस्तार, उसकी खोज किसने किया, उससे जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जानकारी और संक्षिप्त में उसकी विशेषताओं के बारे में हमने बताया। दूसरी भाग में आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों की खोज और वहां से प्राप्त पुरातात्विक वस्तुएं तथा उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता में आज हम आपको सैंधव स्थलों से मिले पुरातात्विक वस्तुएं, महत्वपूर्ण स्थलों और उसकी खोज और उसकी विशेषताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक जीएस यानी सामान्य अध्ययन के विषयों के लिए तथ्यात्मक रूप से महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जो यूपीएससी बीपीएससी में इतिहास वैकल्पिक विषय वाले विद्यार्थी हैं और साथ ही मानव विज्ञान यानी एंथ्रोपोलॉजी वैकल्पिक विषय वाले विद्यार्थी हैं, उनके लिए समान रूप से लाभदायक है। तो पूरा वीडियो को देखें, और यह विभिन्न किताबों से निचोड़ कर इसको बनाया गया है। इससे विस्तृत जानकारी और कहीं नहीं मिलेगी, तो पूरा वीडियो को देखना ना भूलें। तो देखिए, कुछ इस प्रकार की नगर योजना थी। जैसा कि हम जानते हैं, पहले वीडियो में भी बता चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की अब तक ज्ञात सबसे प्राचीन सभ्यता है, जो कि ग्रामीण सभ्यता ना होके एक शहरी सभ्यता थी, जहां का नगर नियोजन इतना बेहतर था कि जिस प्रकार से हम आधुनिक शहर लंदन, मुंबई या फिर न्यूयॉर्क जैसे शहरों को देखते हैं, उससे तुलना की जा सकती है। तो इसकी विशेषताओं के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये हम जान लेते हैं कि ये जो भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जिनका कुछ भाग आज पाकिस्तान में है और कुछ भारत में है, तो ये सिंधु नदी के आसपास बसे रहने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। परंतु इसका जो नाम होना चाहिए, प्रासंगिक नाम, वो हड़प्पा सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि सिंधु घाटी से भी काफी दूर दूर तक इनके स्थल मिले हैं और आज 1500 से अधिक स्थल मिल चुके हैं, जिनमें से 3% की खुदाई हुई है। बाकी 97% का खुदाई होना बाकी है। अगर सारे स्थलों की खुदाई होती है तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और भी बातें हम जान सकेंगे। तो इसका विस्तार देखिए, ये जम्मू कश्मीर का मांदा से लेके महाराष्ट्र के दायमाबाद और पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से लेकर उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक था। इन सब चीजों को प्रथम वीडियो में हम बता चुके हैं। आप जरूर उसको देखिएगा, उसका लिंक भी यहां पर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये एक नगरी सभ्यता था, शांतिमूलक सभ्यता थी और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, जो कि शहरी सभ्यता थी। लोग नगर में जीवन रहते थे और व्यापार प्रधान सभ्यता थी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके कौन कौन से महत्वपूर्ण नगर थे और वहां से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो उसको हम जानें। इस सभ्यता का सबसे पहले जो खोजे जाने वाले स्थल हैं वो है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी और 1921 से पहले लोग यही समझते थे कि भारत की सबसे जो प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता है। परंतु 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जब पाकिस्तान के मोंटगोमरी, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थलों की खुदाई किया, तो पता चला कि एक बहुत ही विकसित शहर कभी भारत में हुआ करता था, जो कि आज से लगभग जो है 4500 से 5000 वर्षों तक का पुराना हो सकता है। तो इस रहस्योद्घाटन के बाद से यह मत धाराशायी हो गया कि चूंकि भारत गांवों का देश था, इसलिए आसानी से सहज अनुमान लोग लगाते थे कि वैदिक सभ्यता चूंकि गांवों की सभ्यता थी तो वही सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं होगी। परंतु आज हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो कि शहरी सभ्यता थी, तो भारत में सर्वप्रथम फली हुई। तो हड़प्पा खोज, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज भले ही दयाराम साहनी और सर जॉन मार्शल ने किया हो, परंतु
इसके टीलों को सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने देखा था, जिसको कि बाद में रेलवे के 2 इंजीनियरों वाल्टन बंधु ने जब रेलवे लाइन लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन का निर्माण कर रहे थे तो उसके ईंटों का प्रयोग किया और इस बात की चर्चा की थी। बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम 1952-53 से लेकर 1975 तक, जिन्होंने कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, उन्होंने इसको देखा समझा परंतु विशेष ध्यान नहीं गया और कनिंघम ने यह समझा कि यह शायद कोई मध्यकालीन जो है वो नगर का अवशेष है। तो ये बहुत बड़ी भूल हुई थी, जिसको कि बाद में सर जॉन मार्शल ने उसको सुधारा और यह देखा, यह समझा और दुनिया के सामने लाया कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वो शहरी सभ्यता थी। तो सबसे पहला स्थल हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अभी कहाँ है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला में है और यह रावी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से प्राप्त होने वाले वस्तुओं के बारे में हम जान लेते हैं। तो अन्नागार, अनाज रखने के लिए अन्नागार की प्राप्ति हुई। एक तांबे का इक्का गाड़ी प्राप्त हुआ। फिर मनुष्य की बलुआ पत्थर की एक मूर्ति प्राप्त हुई जिसका कि सर कटा हुआ था। उसके बाद तांबे का दर्पण, लोग चेहरा देखने के लिए सैंदल निवासी तांबे का दर्पण का प्रयोग करते थे। फिर अभिलेख वाली बहुत सारी लगभग 2000 मुहरें मिली है। R37 कब्रिस्तान, जो कि एच समाधि, सैंधव सभ्यता का जब पतन हो गया तो उसके बाद एच समाधि जो सभ्यता फली फूली उसका प्रतिनिधित्व करता था, और लिंग पूजन के साक्ष्य। तो ये सारे जो फैक्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं ये सारे हड़प्पा से मिले हैं। इनको आप अच्छी ढंग से देख लें, कॉपी में उतार लें, ये एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा खोजे जाने वाले स्थल थे मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे थे और हड़प्पा से 640 किलोमीटर दूर थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कई विद्वानों ने सैंधव सभ्यता की 2 प्रारंभिक राजधानियों के बारे में भी कहा है। तो मोहनजोदड़ो काफी विस्तृत शहर था, ये लगभग 500 हेक्टेयर में फैला हुआ था। तो मोहनजोदड़ो का सबसे अधिक चर्चा होता है। इस पर देखिए कि फिल्म भी बन चुकी है। मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी ने किया सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। और यह कहाँ है तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, लड़काना जिला और सिंधु नदी के किनारे। तो ये अरब सागर के लगभग जो सिंधु नदी का मुहाना है वहां है, और जो हड़प्पा की स्थिति थोड़ा सा ऊपर है, सिंधु की जो सहायक नदी है रावी नदी, तो उस तट पर है। यहां से मिलने वाली वस्तुओं को देखिए तो विशाल स्नानागार मिला है और इसका काफी जिक्र होता है। यह एक धार्मिक महत्व वाले स्नानागार था जिसमें लोग किसी विशेष मौके पर आके, एक स्विमिंग पूल था तो उसमें नहाते थे। फिर अन्नागार भी प्राप्त हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि अन्नागार 2 जगह से प्राप्त हुआ है, हड़प्पा से भी और मोहनजोदड़ो से। कांस्य की एक नर्तकी की मूर्ति, फिर पशुपति की मोहरें जिस पर कि पशुओं की छाप वाले एक त्रिमूर्ति के रूप में बैठे हुए, जिन्हें कि शिव का अंदाजा लगाया जाता है कि हो सकता है शिव का पूजन करते होंगे। फिर दाढ़ी वाले मनुष्य जिसको कि प्राइस किंग भी कहा गया और संभवतः माना गया कि यह एक पुरोहित रहे होंगे जो कि राजकाज भी यानी शासन प्रबंध भी देखते होंगे। और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य जो है ये सारे मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तीसरे स्थल की बात करें तो उसके बाद भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बाद 1-2 स्थलों की खोज हुई थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण स्थल था चन्हुदड़ो। तो चन्हुदड़ो, इसका खोज एनजी मजूमदार ने किया 1931 में, और यह फिलहाल पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से मिलने वाले अगर हम वस्तुओं के बारे में देखें तो मनके का कारखाना यहाँ से मिला है। बिल्ली का पीछा करता हुआ एक कुत्ता का पदचिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो ये 3 स्थल से मिलने वाली वस्तुएं थी। अब हम चलते हैं चौथे स्थल के बारे में। तो चौथा स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा, इसका खोज अमलानंद घोष यानी एएन घोष ने किया था 1953 में। यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। यहाँ पर अग्नि कुंड मिला है, अग्नि वेदिका, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि लोग अग्नि की पूजा करते होंगे। फिर ऊंट की हड्डियां मिली है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, लकड़ी का हल मिला है, जिससे लोग अंदाजा लगाते हैं कि उस काल में भी लोग कृषि करने के लिए हल का प्रयोग करते थे। उसके बाद तांबे का खिलौना मिला है और कुछ मिट्टी के खिलौने मिले हैं।
अब पांचवा स्थल आ जाइए लोथल। तो लोथल, इसका खोज एस.आर. राव ने 1953 में किया था। यह गुजरात में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थित है। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला था, जिसे गोदीबाड़ा भी कहा जाता है। तो बंदरगाह ये प्राकृतिक बंदरगाह था और गोदीबाड़ा जिसको बनाया गया था। फिर चावल की भूसी मिला है, जिससे उस काल में चावल को कृषि के द्वारा उपजाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर मनके का कारखाना मिला। मनके जो माला में जो गूंथते हैं, माला में गूंथकर जो मनका पहनते हैं, तो मनके का कारखाना। अग्निकुंड भी यहाँ से मिला है और शतरंज का साक्ष्य मिला है, जिससे अंदाजा लगता है कि लोग जो है वहाँ खेल के रूप में शतरंज को पसंद करते होंगे। आज जो हम शतरंज खेलते हैं उसका इतिहास अति प्राचीन है, सिंधु घाटी के लोगों ने ही इसका आविष्कार किया। फिर आ जाइए सुत्का गेंडोर, जो कि इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि फिलहाल पाकिस्तान में स्थित है। सुत्का गेंडोर, इसका खोज स्टीन ने 1929 में किया था और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत दाश्क नदी के किनारे स्थित है। इस सुत्का गेंडोर से हमें हड़प्पा और बेबीलोन यानी यूनानी सभ्यता या सुमेरियन सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे, उनके साक्ष्य मिलते हैं सुत्का गेंडोर से। फिर आइए सातवां हो गया आमरी। तो आमरी का भी खोज एन.जी. मजूमदार ने किया था 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में यह स्थल भी पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हिरन के साक्ष्य मिले हैं। तो हिरन की भी उपयोगिता उस काल में रही होगी, जिसको कि संगम निवासी ने अपने चित्रों में प्रयोग किया। उसके बाद आठवां स्थल है सुरकोटदा। सुरकोटदा की खोज जे.पी. जोशी ने किया था। यह गुजरात में है और यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है यूपीएससी, बीपीएससी और तमाम सारे एक दिवसीय परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो घोड़े के साक्ष्य और भी कई स्थानों से मिले हैं, परंतु घोड़े के संपूर्ण घोड़ा का जो अस्थि पंजर है वो सुरकोटदा से मिला है और कई प्रकार के मनके भी यहाँ से प्राप्त हो गए। फिर नौवां स्थल है धौलावीरा। इसका खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था 1974 में। गुजरात के कच्छ का रण जो है, जो गुजरात का समुद्री किनारा है, जो कि थोड़ा सा निर्जन है और दलदली भाग है, तो वहां से धौलावीरा प्राप्त हुआ है। यहाँ से जल निकासी का उत्तम प्रबंध जो है वो देखा गया है और जल कुंड की भी प्राप्ति हुई है। फिर 10वां स्थल है राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी जो है, ये स्थल भारत में सबसे बड़ा स्थल है, क्योंकि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल हैं उनमें से मोहनजोदड़ो जो कि सबसे बड़ा है वो पाकिस्तान में है। तो लगभग 500 हेक्टेयर में फैला हुआ है और राखी गढ़ी भारत में जो सबसे बड़ा है यह लगभग 250 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो भारत में सबसे, और यह इसकी खोज किया था अमरेंद्र नाथ ने 1963 में। यह स्थित है हरियाणा में। यहाँ से मछली पकड़ने का तांबे का बंसी प्राप्त हुआ। जो मछली फंसाने के लिए बंसी का प्रयोग किया जाता है, तो तांबे का, क्योंकि यह ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो इसलिए वहां से जो भी उपकरण ज्यादातर मिले हैं तो वो तांबा और कांसा के मिले और कुछ मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। फिर 11वां स्थल आपका हो गया बनावली। इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने किया था 1985 में और ये हरियाणा के हिसार जिला में है और यहाँ से मनके प्राप्त हुए। मनके बहुत स्थानों से प्राप्त हुए हैं, कई स्थानों पर मनके बनाने के कारखाने भी मिले हैं। जौ, जो कि सिंधु निवासियों का सबसे प्रिय भोजन था, गेहूं और जौ, तो जौ के साक्ष्य यहाँ से मिले। हालांकि चावल के भी साक्ष्य मिलते हैं, परंतु जौ के साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिले। और 12वां स्थल है रोपड़। तो रोपड़ ये पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1953 से 1956 तक इन्होंने खोज किया था इसका। और यहाँ से तांबे का एक कुल्हाड़ी मिला है। ये तो कुल्हाड़ी के बारे में हम जानते हैं कि मानव द्वारा बनाया गया और प्रयोग किया गया सबसे पहला औजार था। तो वो पत्थर के औजार हुआ करते थे पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, परंतु यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से, चूंकि ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो तांबे का एक कुल्हाड़ी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये 12 जो प्रमुख स्थल हैं भारत और पाकिस्तान मिला के, उससे प्राप्त होने वाली जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक सामग्री है, जिसको कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, उसका हमने यहाँ लिस्ट बनाया है। मैं इसका जो पीपीटी है
वो भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, या इसका लिंक जनरेट करके हम डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी डाल देंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। अब आइए हम बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं थी। प्रथम वीडियो में भी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया कि यह एक नगरीय सभ्यता थी, ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता थी। इसका काल आद्य ऐतिहासिक काल से जुड़ा हुआ है, जब मनुष्य ने लिखना पढ़ना तो सीख लिया था, परंतु उन्होंने क्या लिखा वो आज तक हम पढ़ नहीं पाए। तो सैंदव लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, तो ये प्रोटो हिस्ट्रिक पीरियड का है। उसके बाद यहाँ पर शासन के किस प्रकार के स्वरूप थे, तो कुछ लोग राजतंत्र भी बोलते हैं, कुछ लोग वणिक वर्ग का शासन बोलते हैं, कुछ गणतंत्र के बारे में भी बताते हैं। तो इन सब चीजों पर हम पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके बाद जो शेष बचा हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए भौतिक विशेषताएं। तो भौतिक विशेषताएं, ये जो टॉपिक है ये मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इतिहास के विद्यार्थियों के लिए भी ऑप्शनल है, चाहे वो कॉलेज लेवल में पढ़ रहे हो या फिर स्कूल लेवल पर हो या बीपीएससी यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में वैकल्पिक विषय के रूप में उसका रहा हो। तो ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो इनकी जो नगर योजना, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी टाउनशिप प्लानिंग। टाउनशिप प्लानिंग इस प्रकार था कि जो भी पुरातत्ववेत्ता थे उनमें से अधिकांश ने यही कहा कि हम जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के ध्वंसावशेषों पर घूमते हैं तो यह लगता है कि हम इंग्लैंड के किसी बर्मिंघम या फिर यॉर्कशायर के काउंटी में घूम रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अति विकसित जो है वो नगर योजना थी, और इस नगर योजना से आज हम प्रेरणा ले सकते हैं। भारत में जो स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, तो स्मार्ट सिटी की प्रेरणा कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, जहां की जल निकासी व्यवस्था, सड़क मार्ग और वहां की मकान, वहां के जो नगर का जो स्वरूप था, इस उन्नत दशा में था कि शायद आज हम आधुनिक युग में भी हम अपने शहरों को वैसा रूप नहीं दे पाए हैं। तो उसके बारे में नगर थे, नगर के दो स्तर थे, यानी दो रूप में मिला। वैसे तो स्तर का एक और आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल लगभग जो है 1000 वर्षों तक रहा, जब इसका उत्थान हुआ और पतन हुआ, लेकिन ये उन्नत अवस्था में लगभग 600 वर्षों तक रहा। तो 600 वर्षों तक सिंधु घाटी की सभ्यता जो सस्टेन किया, तो ये काफी लंबा समय है। हालांकि कोई भी सभ्यता या किसी भी वस्तु का या किसी भी चीज का जब उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है। तो आज हमारी औद्योगिक सभ्यता देखिए कि लगभग 150 साल, पौने 200 साल में ही चरमराने लगी, और तमाम सारे जलवायु परिवर्तन से लेके कितने सारे मुद्दे आ गए हैं, ये पृथ्वी का अस्तित्व पर ही खतरा उत्पन्न होने लगा। सिंधु घाटी सभ्यता का भी पतन हुआ, तो उसके कारणों की भी हम पड़ताल करेंगे तीसरी वीडियो में, चूंकि ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तो दो स्तर के थे, तो दो स्तर के, तो देखिए यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये ऊपर का जो था, यहाँ भी दिख रहा है, ये जो ऊपर का था जिसको पूर्वी टीला बोलते हैं, पूरब की ओर स्थित था पूर्वी टीला। ये इसमें रईस या फिर जो शासक वर्ग रहते होंगे या जो कुलीन वर्ग रहते होंगे वो रहते थे, और बाकी जन सामान्य के लिए नीचे का भाग, यहाँ स्नानागार से नीचे, वो पश्चिमी टीला था, और पश्चिमी टीला में जन सामान्य लोग रहते थे। तो दो स्तर में विभाजित थे, और सिंधु घाटी सभ्यता के कई स्थलों से 7 स्तर पता चला। 7 स्तर यानी कम से कम यह सभ्यता 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा, यानी एक ही स्थान पर 7 बार इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जो स्तर है, टेरेस। तो टेरेस के रूप में जो प्रमाण मिला है, तो यहाँ स्तर का हम इस बात से कह रहे हैं कि नगर जो था वो 2 भाग में बटा हुआ था। एक पूर्वी टीला जिसको गढ़ी या किला कहा जाता था, ये किला कहा जाता था, और दूसरा जो है निचला नगर के रूप में प्रसिद्ध था, यानी नीचे, जिसमें जनसामान्य लोग रहते थे। कहीं कहीं नगर के 3 भाग भी मिले हैं, परंतु ज्यादातर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं वहां से 2 भाग मिले हैं। उसके बाद यहां से एक स्नानागार प्राप्त हुआ है, ये देखिए स्नानागार है, इसका धार्मिक महत्व रहा होगा, और यहाँ लोग किसी विशेष अवसर पर स्नान करने के लिए आते होंगे। तो ये मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर एक अन्नागार भी मिला है, अनाज रखने के लिए। कई सार्वजनिक भवन मिलने से ये लगता है कि शासन का कोई प्रबंध रहा होगा,
और कोई ना कोई ब्यूरोक्रेसी या फिर नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी जैसी कोई जरूर बॉडी रहा होगा जो कि नगर के प्रबंध का देखरेख करता था। फिर मजदूरों का भी भवन मिला है, गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा से ये पता चलता है कि विदेशी व्यापार रहे होंगे और दूसरे एक जगह से माल जो की ढुलाई करने के लिए नाव या जहाजों का परिचालन होता होगा। उसके बाद कब्रिस्तान मिले हैं, तो कब्रिस्तान यानी शवों को मर जाने के बाद दाह संस्कार होता होगा, तो ये सब इससे अनुमान लगाए जाते हैं। भवन निर्माण में ये काफी निपुण थे। भवन जो होता था पक्की ईंटों से बनते थे, कुछ कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का भी प्रयोग होता है, परंतु ज्यादातर भवन जो है वो पक्की ईंटों से बने होते थे। 2 मंजिला भवन होते थे और ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियां हुआ करती थी। दीवारों को जिप्सम से जोड़ा जाता था, ईंटों को चारों तरफ से घिस के चिकना बना के और उसको बिल्कुल सटीक तरीके से जोड़ा जाता था। घर के जो दरवाजे थे, जो भवन के जो दरवाजे थे, वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर वो गलियों में खुलते थे। खिड़की तथा रोशनदान भी होते थे, परंतु यहाँ देखने की बात है कि खिड़की और रोशनदान का दोनों संयुक्त रूप, यानी खिड़की जो है मनुष्य के पैरेलल हाइट में ना होकर थोड़ा सा ऊपर होता था। संभवतः ये हवा और रोशनी के लिए इसका ज्यादा उपयोग होता होगा, ना कि बाहर के दृश्यों को देखने के लिए। एक इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक देखने को मिलता है कि कुएं के बगल में जो है नालियां होती थी, तो नालियों से रिस कर पानी कुएं में जाना ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। परंतु एक चीज है कि नाली जो है वो ढका हुआ होता था, नाली ढका हुआ होता था और एक ग्रिड सिस्टम पर काम करता था, यानी पूरे शहर में नालियों का जाल बिछा हुआ था और कहीं से कोई रुकावट नहीं था। सड़क के किनारे किनारे नालियां थी, ढकी हुई नालियां थी, और सड़क भी जो था वो सभी सड़क जो है काफी चौड़े थे और एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई थी। जिस तरह से आप चंडीगढ़ वगैरह शहर में देखते हैं, उस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटने वाली सड़कें थी और जल निकासी का काफी उत्तम प्रबंध था और कई प्रकार के मृदभांड मिले हैं। मृदभांड कैसे हैं? तो मृदभांड लाल है, इसका रंग लाल है, जिस पर काला रंग की चित्रकारी किया गया है। कई मृदभांडों को आगे हम दिखाएंगे। और इसके अतिरिक्त कृषि तथा घरेलू कार्य करने के लिए कई प्रकार के औजार भी मिले हैं। तो ये सभी भौतिक विशेषताएं थी सिंधु घाटी सभ्यता की, जो कि यहाँ से प्राप्त हुई, और इससे यह अंदाजा लगता है कि यह काफी विकसित रूप में सही सभ्यता रही हो। कुछ भौतिक विशेषताओं को यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, इस प्रकार का एक कुआं की प्राप्ति हुई है, कुआं जो कि ढका हुआ रूप में रहता था। ये मिट्टी के बर्तन है मृदभांड, जिसको टेराकोटा कहा जाता है। ये टेराकोटा यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यह एक प्रकार की लोथल से मिला है। किसी ने मंदिर होने का भी अनुमान लगाया, परंतु स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है। और सिंधु घाटी के लोग मूर्ति पूजक थे, परंतु मंदिर जैसी किसी संरचना का निर्माण संभवतः भी नहीं किए। उसके बाद ये देखिए, चनोदड़ों से प्राप्त हुआ है। ये सीढ़ी है, यानी जीना है, मंजिल है, जो कि एक तल्ला से दूसरी तल्ला पर जाने के लिए प्रयोग किए करते थे। और इस प्रकार की बर्तनों की काफी भरमार है, जो कि आज भी हम विभिन्न संग्रहालयों में इसको हम देख सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कला एवं काश्तकारी। तो कला एवं काश्तकारी सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य पेशा था और बड़े पैमाने पर कलाओं का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के लोग जो है कलाओं को काफी महत्व देते थे। तो कला और काश्तकारी में धातु की मूर्तियां भी मिलती है, जैसे ये एक डांसिंग गर्ल है, ये एक धातु की मूर्ति है। पक्की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर और उसको आग से पका दिया जाता था, जिसे कि टेराकोटा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की भी मूर्तियां मिली है। जैसे कि ये एक खिलौना है और यह बोध कराता है कि व्यापार जो है काफी विकसित स्वरूप में रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार से सामान लादकर एक जगह से दूसरे जगह जो पहुंचाने का ये खिलौना गाड़ी के माध्यम से निरूपण किया गया है। इससे पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य का विकास। ये पोल्ट्री है और इस पोल्ट्री पर देखिए ये वृषभ यानी बैल का, इससे अंदाजा लगता है कि उस समय बैल का ज्यादा महत्व रहा होगा। और इस प्रकार के पोल्ट्री के काफी सारे भरमार हैं। ये सील है, सील मतलब मुहरे। तो मुहरों पर इस तरह के चित्र हैं और कुछ लिपियां भी
छपी हुई लिपि के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये अनाज रखने के लिए बड़ा सा बर्तन है और इसमें जौ और गेहूं रखा जाता था। तो ये सभी कला एवं काश्तकारी है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के रूप में हम इसे देखे हैं। अब आइए हम बात करते हैं आर्थिक जीवन की, कि यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग क्या क्या काम करते थे। तो आर्थिक जीवन में हम अगर देखें तो यहाँ पर कृषि है, पशुपालन है, शिल्पकारी लोग करते थे, विभिन्न प्रकार के कारीगरी से संबंधित चीजों को बनाते थे, आभूषण हो गया या कई प्रकार के खिलौने या वस्तुएं, बढ़ईगिरी जो काठ के काम करते थे, कुंभकारी जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, धातुगिरी जो धातुओं को पिघलाकर सांचे में ढालकर उसका विभिन्न प्रकार के औजार और उपकरण बनाते थे, पत्थर के भी बहुत सारे कार्य होते थे, खिलौने और मोहरे बनते थे, व्यापार और वाणिज्य था, कच्चा माल का आदान प्रदान होता था और विदेशी व्यापार का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। तो सबसे पहले कृषि के बारे में बात करें। हालांकि यह सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता था, परंतु यहाँ व्यापक पैमाने पर कृषि भी की जाती थी, क्योंकि यह जो भाग था, यह जो क्षेत्र था, वह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण काफी उपजाऊ थी। इस कारण इस भूमि पर कृषि के रूप में सैंधव निवासी अनाज, फल, सब्जियों की खेती किया करते थे। अनाज में गेहूं, जौ, चावल, तिल, सरसों, राई, इन सब की खेती करते थे और कई प्रकार की सब्जियां उगाते थे। फलों में खजूर, तारबूज, नारियल, नींबू, अनार, इन सबों की खेती किया करते। खेतों को हल से जोता जाता था, उसको फावड़ा से खुदाई भी किया जाता था। कालीबंगा से हल जोतने के प्रमाण भी मिले हैं और अनाजों को चूहों से बचाने के लिए चूहादानी भी प्रयोग वे लोग करते थे। अब दूसरा है कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, कृषि और पशुपालन का चोली दामन का रिश्ता है, तो वो पशुओं को भी पालने का काम करते थे। पशुओं से इन्हें दूध, ऊन, मांस मिलने के साथ साथ इसको बोझा ढोने के लिए सवारी के रूप में और कृषि कार्य हेतु भी प्रयोग करते थे। सैंधव काल से प्राप्त बर्तनों, चित्रों और मोहरों के से मिले अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव निवासी किन किन पशुओं का उपयोग करते होंगे और किन पशुओं का पशुपालन करते होंगे। पशुओं में सुअर, भेड़, गधा, गाय, कुंवर वाले सांड, ऊंट, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, इन सबको पालते थे। सुरकोटदा, लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़े के भी प्रमाण मिलते हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि घोड़े के बारे में सैंधव निवासियों को जानकारी तो था, परंतु उनका वो उपयोग नहीं करते। इसके अतिरिक्त मोर, बतख, मुर्गा, खरगोश इत्यादि जंतुओं से भी वो परिचित थे। आखेट करना, मछली पकड़ना उनका मुख्य पेशा था। आखेट करना, मछली पकड़ना उनके आर्थिक जीवन के प्रमुख अंग थे। सिंधु घाटी के निवासियों ने अपने अर्थव्यवस्था को उच्चतम विकास देने के लिए कई प्रकार के पेशाओं का विकास किया था। इन पेशाओं में मिट्टी के बर्तन बनाना, धातु को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के औजार बनाना, सूत काटना, कपड़े बुनना, पत्थर को काटकर विभिन्न प्रकार के आभूषण और मूर्तियां बनाना, मिट्टी से ईंट एवं खिलौने बनाना, मन के तथा विभिन्न प्रकार के आभूषण बनाना इत्यादि शिल्पकारी के क्षेत्र में आते थे और ये लोग शिल्प व्यवसाय में काफी दक्ष थे। लकड़ियों का कार्य भी बहुत व्यापक पैमाने पर किया जाता था और विभिन्न प्रकार के फर्नीचर और सोने के लिए चारपाई वगैरह का भी प्रयोग ये लोग लकड़ी से करते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए कुंभकारी थे और धातु में खास करके तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता था और कांसे से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती। लोथल से मिले गोदीबाड़ा और विभिन्न प्रकार के जो प्रतीकात्मक खिलौने हैं, उनसे यह प्रतीत होता है कि सैंधव निवासियों का तत्कालीन समय में जो विश्व के कई क्षेत्रों में अनेक सभ्यताएं थी, उनके साथ व्यापार भी होता था। सिंधुवासी भारत के विभिन्न भागों तथा विदेशों से व्यापार करते थे। ये अफगानिस्तान और ईरान से चांदी, दक्षिण भारत से सोना, राजस्थान के खेतरी से तांबा और अरब देशों से टीन, अफगानिस्तान, ईरान से लाजवत, पन्ना, मूंगा इत्यादि पत्थरों का आयात करते और इसके बदले में यहां से तैयार हाथी दांत की छड़े, मन की सूती की कपड़े, मुहरे और विभिन्न प्रकार के खिलौने
विदेशों को निर्यात किया जाता था। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु निवासियों का अधिकांश व्यापार वो मेसोपोटामिया और मध्य एशिया के साथ, व्यापार की सुविधा के लिए माप तौल भी विकसित थी और जितने भी सैंधव स्थल मिले हैं उन स्थलों में जो मेजरमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बटखरे थे उसमें आश्चर्यजनक रूप से समानता देखने को मिलती है और सभी 16 के गुणक में विभाजित। अब इनके सामाजिक जीवन के बारे में एक नजर डालते हैं। सिंधु घाटी के स्थलों की खुदाई से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पुरातात्विक सामग्रियों के आधार पर यहाँ के जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है और उससे यह पता चलता है कि विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह सिंधु घाटी सभ्यता का भी समाज वर्ग विषमता और वर्ग विभेद पर आधारित। समाज की सबसे न्यूनतम इकाई परिवार थी और परिवार से ही समाज बनता था। प्राप्त अवशेषों के आधार पर यह अनुमान लगता है कि यहाँ एकल और संयुक्त दोनों प्रकार के परिवार रहते होंगे। बड़ी संख्या में स्त्री मृणमूर्तियां यानी जो फीमेल टेराकोटा है उससे प्राप्त होने से यह अंदाजा लगता है कि यहाँ का जो समाज है वो मातृशतात्मक रहा होगा, यानी मैट्रियार्कल सोसाइटी रहा होगा, परंतु फिर भी स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। सिंधु घाटी से मिले मकानों के आधार पर यहाँ के समाज के बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि उनका जो सामाजिक स्तर रहा होगा तो वो समाज 4 वर्गों में विभक्त रहा होगा। तो 4 वर्ग कौन कौन होंगे? तो पहला शासक वर्ग होंगे और उससे नीचे कुलीन वर्ग और फिर उसके नीचे मध्यम वर्ग और फिर निम्न वर्ग। तो इस तरह से सामाजिक स्तर जो है वो 4 वर्गों में विभाजित रहे होंगे। यहाँ की अगर रहन सहन की बात करें और पोशाक के बारे में बात करें तो महिलाएं पुरुष दोनों अलग अलग प्रकार के पोशाक पहनते। शासक वर्ग को रहने के लिए किला या बड़े बड़े मकान होते थे जिसमें काफी आरामदायक और विलासिता संबंधी वस्तुएं पाई जाती। कुलीन वर्ग के भी मकान आरामदायक और बड़े होते थे। मध्यम वर्ग का निवास स्थान छोटा हुआ करता था जबकि निम्न वर्ग के लोग बैरक नुमा कमरों में रहते थे। कुलीन वर्ग में पुजारी, योद्धा, व्यापारी और सैनिक अधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग में किसान, छोटे व्यापारी, कारीगर और चिकित्सक आते थे, जबकि निम्न वर्ग जो है वो श्रमजीवी मजदूरों और गुलामों का था। अब आइए रहन सहन और पोशाक के बारे में हम बात करें। तो सैंधव निवासी खाने पीने के और पहनने ओढ़ने के काफी शौकीन थे। ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में ये अनाज, फल और सब्जियों का प्रयोग करते थे। दूध, मांस, मछली का भी सेवन करते थे। भोजन को पकाने के लिए और खाने के लिए मिट्टी, धातुओं तथा पत्थर के बर्तन हुआ करते। कपड़ों में ये ऊनी और सूती दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग करते थे। पुरुष धोती जैसा वस्त्र कमर के नीचे पहनते थे जबकि ऊपर का भाग खुला होता था, जबकि स्त्रियां कमर में घाघरा जैसा लिबास पहनती थी और ऊपर से एक चादर लपेटी हुई रहती थी। साथ ही सर में एक उड़ता हुआ एक स्कार्फ की तरह बांधती। पुरुष और स्त्री दोनों आभूषण के शौकीन थे। गरीब वर्ग मिट्टी, घोंघा, कांसे और पत्थर के आभूषण पहनते थे, जबकि धनी वर्ग सोना, चांदी और तांबे से बनी हुई विशेष प्रकार के आभूषण पहनते थे। गहनों में हार, कंगन, नथुनी, पाजेब, बाली एवं अंगूठियां प्रमुख थी। स्त्रियां बालों में हेयर पिन और चूड़ियां भी पहनती थी। स्त्री पुरुष दोनों बालों को रखते थे। पुरुष लंबे और छोटे दोनों बाल रखते थे, दाढ़ी भी रखते थे, कुछ लोग क्लीन शेव भी रखते थे। बालों को संवारने के लिए हाथी दांत का कंघी हुआ करता था और अपना चेहरा देखने के लिए तांबे का दर्पण का भी प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त स्त्रियां काजल लगाना, होठों को लाल रंग से रंगना, कुछ स्थलों पे लिपस्टिक जैसा भी कोई वस्तु मिला है, सिंदूर लगाना और सुगंधित तेलों का प्रयोग करना भी प्रचलन में था। इसके अतिरिक्त टोपी पहनना और पगड़ी पहनने का भी प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। भाषा और लिपि की यदि बात करें तो सिंधु घाटी की जो लिपि है
उस लिपि के बारे में अभी विशेष पता नहीं चल पाया है। कई विद्वानों ने इसे पढ़ने का दावा किया है, परंतु उसे मान्यता नहीं मिला है। लिपि के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में अभी भी कोशिश जारी है, शोध जारी है। और अगर लिपि को पढ़ना संभव हो जाता है तो इस सभ्यता के बारे में और भी बातें पता चल पाएंगी। लेकिन इतना चला है कि यह लिपि कोई वर्णमाला जैसी लिपि नहीं है, बल्कि यह भाव चित्रात्मक लिपि है। और किसी भी भाव के लिए एक चित्र होता है, और ये दाएं से बाएं, जिस तरह से उर्दू लिखा जाता है तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता है। और इसका संबंध जो है दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषाओं से ज्यादा साम्यता रखता है। कुछ लोग इसे संस्कृत और पाली से भी जोड़ते हैं, परंतु इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और इस लिपि को सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरे और जो ताम्रपत्र हैं, तो ताम्रपत्र पर प्राप्त हो। अगर मनोरंजन की बात किया जाए तो यहाँ के लोग काफी मनोरंजक जीवन जीते थे और आमोद प्रमोद में रहते थे, हास विलास में रहते थे। और यहाँ के मनोरंजन के प्रमुख साधन शिकार करना, मछली पकड़ना, मुर्गा की लड़ाई करना, शतरंज का खेल खेलना, सीटी बजाना, झुनझुना बजाना, तो ये सब यहाँ के प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। सामाजिक जीवन के पश्चात हम अब सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में बात करेंगे। सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन के बारे में वहां से मिले खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उसके आधार पर कुछ कुछ अनुमान लगाया जाता है। तो यहाँ पर पूजा स्थल भी मिले हैं और कई स्थलों से मातृ देवी के भी प्रमाण मिले हैं, कि जैसे कि ये मूर्ति देख लीजिए, इससे पता चलता है कि वहां पर मातृ देवी की आराधना होती होगी। इसके अतिरिक्त पशु पूजा और नाग पूजा का भी प्रमाण मिलता है। यहाँ के लोग ताबीज भी पहनते थे, वृक्ष की पूजा की जाती थी। अग्नि वेदी कई स्थानों से मिलने के कारण यहाँ अग्नि देवता की पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। उसके बाद एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए एक चित्र मिला है, जिससे यह अनुमान लगाते हैं कि यहाँ प्रजनन शक्ति की भी पूजा होती होगी। साथ ही बड़ी मात्रा में लिंग और योनि की मृण मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक जो मिला है वो ये एक मोहरे पर अंकित है, जिसमें एक तीन सर वाले एक देवता प्राप्त हुआ है। और उसके आसपास कई प्रकार के, जैसे कि भैंसा, घोड़ा, हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा इत्यादि के पशुओं के चित्र मिले हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह पशुपति नाथ की यहाँ पर पूजा होता होगा, जिसका कि संबंध लोग शिव से भी जोड़ते हैं, कि हो सकता है कि शिव उस काल में भी उन लोगों के आराध्य देव रहे होंगे, परंतु स्पष्ट रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त एक पुरोहित है, प्राइस्ट किंग, इसके बारे में भी विवाद है। ये प्राइस्ट किंग, कुछ लोगों ने इन्हें सिंधु घाटी का राजा कहा और कुछ लोगों ने इन्हें पुरोहित कहा, तो इसे प्राइस्ट किंग नाम दिया गया। प्राइस्ट किंग यानी एक ऐसा पुरोहित जो कि शासन प्रबंध का भी कार्य देखते होंगे। हालांकि जो प्रारंभिक सभ्यता के खोजकर्ता वगैरह थे, इन लोगों ने बनिक वर्ग का शासन बताया। रामशरण शर्मा जैसे इतिहासकार ने भी बनिक वर्ग का शासन बताया। चूंकि व्यापार प्रधान सभ्यता था, ऐसे में दूसरे वर्ग का कैसे शासन हो सकता है, तो बनिक वर्ग का शासन, जैसे कि हम विश्व के कई स्थानों से देख, इटली के मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, तो ये यहाँ का जो कंट्रोलिंग होता था वो बनिक वर्ग के हाथों में होता था। तो उसी प्रकार चूंकि सैंधव नगर जो थे वो भी व्यापार प्रधान नगर थे, इसलिए बनिक वर्गों का जरूर कंट्रोलिंग रहा होगा। तो ये एक मिला है। कई प्रकार की धार्मिक प्रथाएं भी वे लोग करते थे, जैसे आज हम लोग पूजा पाठ करते हैं या मेला वगैरह लगता है, तो उस प्रकार के भी कार्य होते थे। और इनका जो दाह संस्कार और अंत्येष्टि कार्यक्रम होता था, तो मृतकों को मृत्यु हो जाने के पश्चात उसे दफनाया जाता था, उसे जलाया जाता था और पशु पक्षियों को भी खिलाया जाता था। मृतकों के साथ कई प्रकार की जरूरी वस्तुएं, जैसे कंघी, आईना, भोजन, बर्तन या कपड़े वगैरह साथ में दफनाए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि इन लोगों का पूर्व जन्म में भी विश्वास रहा होगा, और तभी इन सारी वस्तुओं को वहां साथ में दे दिया जाता था, ताकि अगले जन्म में जाके उसका उपयोग कर सके। ऐसे ही एक ये चित्र है, देखिए मिला है,
जिसमें कि ये मनुष्य का जो अंत्येष्टि किया गया, जो शव को दफनाया गया, तो उसमें कई प्रकार के बर्तन और जरूरी सामग्री भी प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से सेंदब निवासियों का धार्मिक जीवन के बारे में हमें वहां से प्राप्त उत्खनन वस्तुओं के आधार पर ये सारी बातें पता चलती है। स्वास्तिक का चिन्ह भी वहां से मिला है और संभवतः यह माना जाता है कि आज जो स्वास्तिक का चिन्ह जो कि हिंदू धर्म के लिए विशेष स्थान रखता है और शुभ लाभ के साथ आप स्वास्तिक का चिन्ह देखते होंगे कि लोग बनाते हैं, तो ये स्वास्तिक भी सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। अब आइए हम ज्ञान विज्ञान की प्रगति के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर हम देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के ज्ञान विज्ञान की प्रगति की बात करें तो यहाँ कई प्रकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी विकास हुआ था। मकान बनाने के लिए सिविल इंजीनियरिंग का विकास हुआ। उसी प्रकार जो मेटलर्जी गतिविधियां हैं, यानी धातुगिरी का जो कार्य है, उसके लिए कई प्रकार का तकनीक का विकास हुआ, जिससे विभिन्न प्रकार के औजार बने, उपकरण बने। सिंचाई के लिए जो पानी की लिफ्टिंग का जो व्यवस्था है उसके संबंध में, और कई प्रकार की कारीगरी और शिल्पकारी यहाँ से प्राप्त हुए, जिससे यह पता चलता है कि सेंदब निवासी का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के साथ साथ यहाँ एक वैज्ञानिक जीवन भी था और ये तारे, ग्रह, नक्षत्र, ज्योतिष विज्ञान के बारे में भी उतना ही परिचित थे। दशमलव प्रणाली का आविष्कार, गिनने की भी प्रारंभ सिंधु घाटी से ही प्राप्त होता है। तो ज्ञान विज्ञान की एक झलक हम देखते हैं। ये कृषि कार्य किए जाने योग्य कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण यहाँ हुआ। फिर देखिए ये माप तौल के रूप में जो तूला है, तो तूला का प्रयोग यहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद बर्तन बनाने में जो कारीगरी की गई है ये भी प्राप्त होता है। और आभूषण के लिए भी ये जो मनके हैं और मनके का जो आभूषण बनाया गया है, तो इस आभूषण को भी देखने से पता चलता है कि यहाँ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफी विकसित स्वरूप में रहा होगा। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का नगरीय जीवन था, उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और उसके जो ज्ञान विज्ञान का जो क्षेत्र था, जो इनके कला कष्टकारी था, वो काफी विकसित स्वरूप में था। तो हमें विश्वास है कि इस वीडियो से आप लोगों को काफी फायदा होगा और इसी के साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में उसमें विस्तार पूर्वक हम चर्चा। सिंधु घाटी सभ्यता के तीसरा भाग, जिसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसे लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।